हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो साथों, आज के इस क्लास में यूपी होमगार्ड एग्जाम 2026 के लिए जीके के पहले प्रैक्टिस सेट को डिस्कस करने वाले हैं। पूरे 100 सवाल आज के इस पहले प्रैक्टिस सेट में डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी होमगार्ड का एग्जाम 25 और 26 अप्रैल को होने वाले हैं और आज आपका 23 मार्च हो चुका है, यानी लगभग एक महीने आप सभी के पास बाकी है। यहाँ से ठीक एक महीने बाद आपका एग्ज़ाम होने वाले हैं और यूपी होमगार्ड का एग्ज़ाम 2 घंटे का होने वाला है, आप सभी को मालूम होगा। और इस पेपर में आप सभी का एक भी प्रश्न पे माइनस मार्किंग नहीं होगा और इसी 2 घंटे में आप सभी को पूरे 100 सवाल मिलेंगे हल करने के लिए। वो भी केवल जीके से ही सवाल आपके पेपर में पूछे जाएंगे। इसमें न तो हिंदी आएगा, ना तो मैथ आएगा, ना तो रीजनिंग आएंगे। केवल आपका जीके पोर्शन से पूरे 100 सवाल पूछे जाने वाले हैं। तो आज से हम लोग नए नए प्रैक्टिस सेट को डिस्कस करेंगे। केवल एक ही महीने में हम आप सभी का पूरी तरीके से तैयारी करने वाले हैं। एक भी क्वेश्चन आप सभी का छोड़ेंगे नहीं। जिस तरह से यूपीएसआई में कुछ नए सवाल देखने को मिला था, वो भी टॉपिक के सारे सवाल हम आपके लिए कवर कराने वाले आपके यूपी होमगार्ड एग्जाम 2026 के लिए। यदि आप सभी का भी टारगेट है यूपी होमगार्ड एग्जाम 2026, 25 और 26 अप्रैल, तो इस क्लास को पूरा देखेंगे और अपनी तैयारी को आप परखेंगे। मेरी क्लास का एक सिद्धांत रहेगा कि आपको डेली क्लास में हम टारगेट देंगे। जैसे आज के इस पहले क्लास में 100 सवाल डिस्कस करेंगे और आप सभी का टारगेट पूरे 50 सवाल सही करना होगा, वो भी खुद से। एक बात है कि आप सभी 100 सवाल को अटेम्प्ट करेंगे, आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर आए या न आए, लेकिन आपको खुद से सभी सवालों का उत्तर करना है, क्योंकि एक भी प्रश्न पे आप सभी का माइनस मार्किंग नहीं होने वाला है। यदि आप ये 100 सवाल तैयार कर लेते हैं तो समझिए कि आप पूरे 10 से 12 सवाल इसी क्लास से तैयार कर लेंगे। बिल्कुल आराम से आपके पेपर में देखने को मिलेगा, रियल विथ ऑप्शन के साथ। ओके, तो बिल्कुल ऐसे प्रश्न आएंगे जैसे प्रश्न आज के इस क्लास में डिस्कस करेंगे। मॉडल क्वेश्चन पेपर 2026 के लिए होने वाला है। ओके, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। लास्ट में आप लोग अपना स्कोर करिएगा कि आप सभी का कितना स्कोर बना आज के इस पहले प्रैक्टिस सेट से। ओके, तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, पानीपत की तीसरी लड़ाई के दौरान अवध का नवाब कौन था? पानीपत का तीसरा लड़ाई 1761 में हुआ था, तो इसके दौरान अवध का नवाब कौन था? सभी बताएंगे। तो शुजाउद्दौला था। ऑप्शन ए सवाल का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 को। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर स्थित है, किस राज्य में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 3 को। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में कहां पर नगर निगम नहीं है? बताइए, उत्तर प्रदेश में कहां पर नगर निगम नहीं है इनमें से? तो मिर्जापुर में नगर निगम नहीं है। ऑप्शन ए सवाल का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या बनेगा? जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत क्या माना जाता है? जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत क्या माना जाता है? तो अहिंसा उनका सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत माना जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 को। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष में किया गया था? सभी बताएंगे। तो 1884 में किया गया था। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 को। निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटभक्षी पादप है? इनमें से कौन सा एक कीटभक्षी पादप है? कसकूटा है या घटपर्णी पादप है, गुड़हल है या गुलाब है? बताइएगा। तो इनमें से एक कीटभक्षी पादप जो वो घटपर्णी पादप है। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 7 को। निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी इनमें से कौन सी है? हल करिएगा। तो अनाईमुडी है। अपनी तैयारी को भी परखेंगे। ओके, ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 को। निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? इनमें से कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? जैसे बेतवा है, हिंडन है, चंबल है, लेकिन सोन नदी ये यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है। तो डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 9 को। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 के अनुसार 2025 में भारत में कितने यूनिकॉर्न है? बताइए, ये करंट अफेयर के सवाल है। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 के अनुसार 2025 में भारत में कितने यूनिकॉर्न शामिल है? तो पूरे 64 यूनिकॉर्न है। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे।
अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 10 को। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख करता है? तो साथियों, भारत के संविधान में कौन सा संशोधन नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का उल्लेखन करता है? बताएंगे आप सभी लोग। तो 42वां संविधान संशोधन है। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 को। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम खाद्य अधिकार अधिनियम के रूप में जाना जाता है? तो साथियों, कौन सा अधिनियम खाद्य अधिकार अधिनियम के रूप में जाना जाता है? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 है। ऑप्शन ए इस सवाल का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 12 को। राज्यसभा सदस्य हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? यदि आप सभी को राज्यसभा का सदस्य बनना है तो आपका जो मिनिमम एज है होती है वो कितनी होनी चाहिए? तो मिनिमम एज आपकी 30 वर्ष होनी चाहिए। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए एक सवाल आप सभी से हम पूछ रहे हैं, यदि आप सभी को लोकसभा का सदस्य बनना है तो आप सभी का मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? कमेंट सेक्शन बताइए। ये तो आपने राज्यसभा का बता दिया कि आपका मिनिमम एज 30 होना चाहिए उनका सदस्यता पाने के लिए, लेकिन लोकसभा का यदि आपको सदस्य बनना है तो आपका मिनिमम एज यानी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? कमेंट सेक्शन बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। उत्तर प्रदेश का पहला निजी तौर पर प्रतिबंधित रेलवे स्टेशन कौन सा है? उत्तर प्रदेश का पहला निजी तौर पर प्रबंधित रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो गोमती नगर रेलवे स्टेशन है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 14 को। निम्नलिखित में से किस वर्ष में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत रातापानी वन्यजीव अभयारण्य को शामिल किया गया था? तो साथियों, किस वर्ष में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत रातापानी वन्यजीव अभयारण्य को शामिल किया गया था? तो 2013 में। ऑप्शन बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। और साथियों, यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को पहले तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा, क्योंकि अपनी तैयारी हम लोग साथ में करने वाले और डेली आपको स्कोर करना है। और हर क्लास का हम कमेंट चेक करते हैं भाई, तो इस क्लास का भी हम कमेंट चेक करेंगे। आप लोग अपना स्कोर जरूर करिएगा, ठीक है मेरे दोस्त। और ये क्लास आपकी पूरी एग्जाम तक चलने वाली है, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिए। क्लास अपलोड हो तो पहला नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंचे, ठीक है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना किसने की थी? एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना किसने की थी? पीटर बेनेंसन ने की थी। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 16 को। बौद्ध वास्तुकला में निम्नलिखित में से कौन भिक्षुओं के लिए ध्यान कक्ष और निवास स्थान है? बौद्ध वास्तुकला में कौन भिक्षुओं के लिए ध्यान कक्ष और निवास स्थान है? तो बिहार है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 17 को। उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा के विकास के लिए वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना कब की गई थी? उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा के विकास के लिए वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना की गई थी 1983 में। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 18 को। संसद शब्द किसको संदर्भित करता है? संसद शब्द किसको संदर्भित करता है? तो राष्ट्रीय विधायिका को संदर्भित करता है। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 19 को। किसी विधेयक के धन विधेयक होने या न होने के निर्धारण की शक्ति किसके पास है? किसी विधेयक के धन विधेयक होने या न होने के निर्धारण की शक्ति किसके पास होती है? तो स्पीकर या अध्यक्ष के पास। सी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 20 को। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक ने की थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक ने किया था? कुमारगुप्त प्रथम ने किया था। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, इस पेपर में आप ना क्या करिएगा, रिवीजन लगातार करते रहिए और मॉक टेस्ट लगाते रहिए। आप यूपी होमगार्ड एग्जाम के जीके के सवाल को हल्के में मत लीजिएगा भाई। ओके, हम आपसे कहेंगे जिस तरह से हम क्लास में आपको सारे सवाल कराएंगे उसी लेवल के सवाल कराएंगे भाई, जिस लेवल के सवाल आपके पेपर में आने वाले हैं। ऐसा नहीं कि आपके पेपर में बिल्कुल भी इजी सवाल आ जाएंगे। याद रखिएगा, आपके पेपर में भाई थोड़े से डिफिकल्ट लेवल के सवाल आएंगे, तो आपको इजी सवाल को देखना नहीं। यदि इजी सवाल आया तो आप जानते कि आप उसे अच्छी तरीके से कर ले जाएंगे, लेकिन यदि डिफिकल्ट लेवल के सवाल आ गया, डीप सवाल पूछ दिया, तो आप वहाँ पे आपको दिक्कत हो सकती है। आपके रियल पेपर की हम बात करें तो इसलिए जो भी हम क्लास में और आज के पहले ही क्लास आपको पता चल जाएगा कि किस लेवल के सवाल आपके पेपर में पूछा जा सकता है। ओके दोस्त मेरे, हम आपको तैयारी कराएंगे तो बिल्कुल ऑथेंटिक तैयारी कराएंगे।
ऐसा नहीं कुछ भी क्वेश्चन करा दे कि जो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट ना बने। ओके, तो ध्यान रखिएगा भाई, अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे आपके एग्जाम के लिए कि आप अच्छे से एग्जाम पास करें। ओके, निम्नलिखित में से किसने पहली बार बुनियादी शिक्षा का विचार प्रतिपादित किया? किसने पहली बार बुनियादी शिक्षा का विचार प्रतिपादित किया था? तो महात्मा गांधी जी ने किया था। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 22 को। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य इनमें से कौन सा है? तो बिहार राज्य है। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल देखा जाए क्वेश्चन नंबर 23 को। किस वर्ष में ईरान के शासक नादिर शाह ने दिल्ली शहर को विध्वंस किया और उसे लूटा? किस वर्ष में ईरान के शासक नादिर शाह ने दिल्ली शहर को विध्वंस किया और उसे लूट भी लिया था? 1739 में। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करेंगे क्वेश्चन नंबर 40 को। निम्नलिखित में से कौन सा देश उत्तर प्रदेश राज्य के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? कौन सा देश उत्तर प्रदेश राज्य के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो वो नेपाल देश है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 25 को। ब्रिटिश जनरल ह्यूरोज द्वारा किसे विद्रोही का सबसे अच्छा और सबसे बहादुर सैन्य नेता बताया गया था? ब्रिटिश जनरल ह्यूरोज द्वारा किसे विद्रोही का सबसे अच्छा और सबसे बहादुर सैन्य नेता बताया गया था? उसका नाम क्या था? रानी लक्ष्मीबाई जी को। ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 26 को। पंचतंत्र मूल रूप से किसके द्वारा लिखा गया था? तो साथियों पंचतंत्र मूल रूप से किसके द्वारा लिखा गया था? तो विष्णु शर्मा द्वारा। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करेंगे क्वेश्चन नंबर 27 को। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्तावक कौन थे? भारत छोड़ो आंदोलन यानी इंडिया क्विट मूवमेंट कब हुआ था? 1942 में हुआ था। इसके प्रस्तावक कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी थे। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करेंगे क्वेश्चन नंबर 28 को। अतीत के चलचित्र किस लेखक द्वारा लिखा हुआ उपन्यास है? अतीत के चलचित्र किस लेखक द्वारा लिखा हुआ यह उपन्यास है? तो महादेवी वर्मा द्वारा यह लिखा उपन्यास है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 29 को। त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस अध्यक्ष बनने के लिए किसे पराजित किया था? त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस जी ने कांग्रेस अध्यक्ष बनने के लिए किसे पराजित किया था? बताएंगे आप लोग। तो पट्टाभी सीतारामैया को पराजित किया था। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखा जाए क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर क्या बनेगा? प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना का प्राथमिक चरण किस वर्ष शुरू किया गया था? तो साथियों प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना का प्राथमिक चरण किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 2010 में शुरू किया गया। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 31 को। सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्वतंत्र भारत की सरकार का उद्घाटन कहाँ किया गया था? सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्वतंत्र भारत की सरकार का उद्घाटन कहाँ पर किया गया था? तो सिंगापुर में। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखा जाए क्वेश्चन नंबर 32 को। निम्नलिखित में से कौन सा निवल राष्ट्रीय आय को परिभाषित करता है? साथियों क्लास में सारे टॉपिक के क्वेश्चन कराएंगे जो आयोग ने अपना सिलेबस जारी किया है। ओके, आपको हर एक क्लास ये आइडिया मिलेगा कि हमारे पेपर में कहाँ कहाँ सवाल पूछे जा सकते हैं और किस लेवल के सवाल पूछे जा सकते हैं। डेली क्लास से अपना स्कोर बूस्ट करने का प्रयास करिएगा, अपनी तैयारी को परखने का प्रयास करिएगा, निखारिएगा अपनी तैयारी को। जो डेली हम क्लास में आपको टारगेट देंगे उसे पूरा करने का प्रयास करिएगा, उससे अधिक स्कोर करने का प्रयास करिएगा। ओके, कौन से निवल राष्ट्रीय आय को परिभाषित करता है इनमें से? तो भाई जीएनपी माइनस मूल्यह्रास है, ये भाई राष्ट्रीय आय को परिभाषित करता है, जो निवल राष्ट्रीय आय है। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 33। बिरहोर नृत्य किस राज्य का एक आदिवासी लोक नृत्य है? बिरहोर नृत्य किस राज्य का एक आदिवासी लोक नृत्य है? तो ये झारखंड राज्य का है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 34 को। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो साथियों कौन सा राज्य भारत में खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो उत्तर प्रदेश है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 35। एपीजे अब्दुल कलाम को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था?
तो साथियों एपीजे अब्दुल कलाम जी को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो 1997 में किया गया था। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 36 को। ध्वनि तरंग एक कैसा तरंग है? ध्वनि तरंग एक कैसे तरंग है बताइएगा आप लोग। तो अनुदैर्घ्य तरंगे हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 37 को। ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित कर दिया? ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित कर दिया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1858 ने ऐसा काम किया। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 38 को। जोग जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो साथियों जोग जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? तो ये शरावती नदी पर है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखा जाए क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर। द्रौपदी मुर्मू को भारत का कौन सा राष्ट्रपति चुना गया था? यानी किस नंबर का? ये सवाल आपके लिए होमवर्क रहेगा। आप सभी को इस सवाल का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है भाई कि द्रौपदी मुर्मू, आप जानते हैं द्रौपदी मुर्मू इस टाइम हमारे देश की एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। बताइए कि उनको किस नंबर का राष्ट्रपति चुना गया था? कमेंट सेक्शन में बताएंगे आप लोग सभी स्टूडेंट। 18वां, 17वां, 15वां या 16वां बताइएगा। ओके चलिए अगला सवाल को देखा जाए क्वेश्चन नंबर 40 को। निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं होती है? किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? जैसे चलाई या गई गोली इसमें है, बहता पानी इसमें है, क्रियाशील जो हथौड़ा होता है इसमें होता है, लेकिन जो खींची हुई कमान होती है इसमें गतिज ऊर्जा नहीं होती है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 41। विश्व सामाजिक न्याय दिवस हर वर्ष फरवरी में किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व सामाजिक न्याय दिवस हर वर्ष फरवरी के महीने में किस डेट को मनाया जाता है? तो 20 फरवरी को मनाया जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 42। मानव शरीर में सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? मानव शरीर में सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? तो यकृत है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 43। भारत के संविधान के किस भाग में संघ कार्यपालिका के प्रावधान शामिल हैं? भारत के संविधान के किस भाग में संघ कार्यपालिका के प्रावधान शामिल हैं? तो भाग 5 में शामिल है। ऑप्शन है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 44 को। भारतीय संविधान के भाग तृतीय में मौलिक कर्तव्यों को नहीं रखा गया क्योंकि भाग तृतीय कैसा है? भारतीय संविधान के भाग तृतीय में मौलिक कर्तव्यों को नहीं रखा गया है क्योंकि भाग तृतीय क्या है? तो एक वाद योग्य है। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 45 को। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में एंडीज पर्वत श्रृंखला स्थित है? तो साथियों किस महाद्वीप में एंडीज पर्वत श्रृंखला स्थित है? तो दक्षिण अमेरिका में स्थित है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 46 को। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हमारे संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा गया है? तो साथियों इनमें से कौन सा शब्द हमारे संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा गया है? जैसे संप्रभुता लिखा गया है, समाजवादी लिखा गया है, पंथ निरपेक्ष लिखा गया, लेकिन साम्यवादी नहीं लिखा गया है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 47। हिंदू तीर्थ स्थल वाराणसी किस राज्य में है? तो साथियों जो हिंदू तीर्थ स्थल है वाराणसी ये किस राज्य में है? बताइए। वाराणसी एक जिला है, याद रखिएगा। तो ये उत्तर प्रदेश राज्य में है। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। यूपी 65 है। हम लोग भी वाराणसी जिले में ही रहते हैं, यूपी के ही हम लोग रहने वाले हैं। ओके महादेव की नगरी काशी बनारस के हम लोग हैं भाई। आप जानते हैं आपकी तैयारी बेस्ट लेवल की हम लोग करवाने वाले हैं। निम्नलिखित में से तमिलनाडु किस त्योहार में बैलों को वश में करने का खेल खिलाया जाता है? तमिलनाडु के किस त्योहार में बैलों को वश में करने का खेल एक प्रकार का खेला जाता है? तो पोंगल त्योहार में। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 49 को। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक इनमें से कौन थे? तो डॉक्टर आत्माराम पंडुरंग थे। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 50 को। इनमें से किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने पहली बार भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली शुरू की? किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने पहली बार भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत किया था? तो 1892 में। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे।
अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 51 को। भारतीय रुपए के नए मुद्रा प्रतीक को आधिकारिक तौर पर किस वर्ष अपनाया गया था? भारतीय रुपए के नए मुद्रा प्रतीक को आधिकारिक तौर पर किस वर्ष में अपनाया गया था? तो 2010 में अपनाया गया। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट सॉल्व बनेंगे मेरे दोस्त, क्योंकि जो हाल में आपका एसएससी एमटीएस का पेपर समाप्त हुआ ना, तो पहले और दूसरे दिन के पेपर में रुपए से बहुत ज़्यादा सॉल्व पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी इनमें से कौन सी है? तो महाधमनी है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 53। दक्षिणी उत्तर प्रदेश में औरैया जिला किसका प्रमुख उत्पादक करता है? दक्षिणी उत्तर प्रदेश में औरैया जिला किसका प्रमुख उत्पादक है? तो शुद्ध देसी घी की। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करेंगे दोस्त मेरे क्वेश्चन नंबर 54। कौन सा राज्य म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? बताएंगे आप सभी लोग। कौन सा राज्य म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो ध्यान रखिएगा, सिक्किम राज्य नहीं करता है। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 55 को। वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन GTS 2025 का 9वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? बताइए, वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2025 का 9वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो भारत की राजधानी नई दिल्ली में किया गया। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 56। उस प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर का नाम बताइए जिसने अ सेंचुरी इज नॉट इनफ पुस्तक लिखी है। उस प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर का नाम बताना है जिसने ए सेंचुरी इज नॉट इनफ पुस्तक लिखी है। वो कौन थे? सौरव गांगुली जी की ये पुस्तक है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व को देखिए क्वेश्चन नंबर 57 को। हड़प्पा वासियों को संभवतः वर्तमान किससे तांबा प्राप्त हुआ था? यानी किस राज्य से तांबा प्राप्त हुआ था हड़प्पा वासियों को? तो वर्तमान राज्य राजस्थान से तांबा उन्हें प्राप्त हुआ था। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 58 को। ऐतिहासिक लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किस वर्ष में किए गए थे? ऐतिहासिक लखनऊ समझौते पर जो साइन किए गए थे वो किस वर्ष में किए गए थे? ये तो बेसिक सवाल 1916 में किए गए थे। ऑप्शन भी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 59। रामप्पा मंदिर किस भगवान को समर्पित है? रामप्पा मंदिर किस भगवान जी को समर्पित है? तो भगवान शिव जी को समर्पित है रामप्पा मंदिर। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 60 को। राष्ट्रीय वैमानिकी प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? यानी किस शहर में स्थित है राष्ट्रीय वैमानिकी प्रयोगशाला? तो ये बेंगलोर शहर में स्थित है। ऑप्शन भी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 61 को। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है? उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन सा है? तो अशोक है। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 62 को। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो चंदौली जिले में स्थित है। ऑप्शन भी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखा जाए क्वेश्चन नंबर 63 को। किस राज्य ने 2011 की जनगणना में सबसे कम साक्षरता दर दर्ज की? किस राज्य ने 2011 की जनगणना में सबसे कम साक्षरता दर दर्ज की? तो वो बिहार राज्य है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 64। जापान की आधिकारिक मुद्रा क्या है? जापान की आधिकारिक मुद्रा क्या है? तो येन है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 65। भारत 2020 पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? साथियों, भारत 2020 पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा भारत 2020 पुस्तक लिखी गई है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 66। सफेद धागे का उपयोग करके कपड़े पर की गई प्रसिद्ध कढ़ाई को क्या कहा जाता है? सफेद धागे का उपयोग करके कपड़े पर की गई प्रसिद्ध कढ़ाई को क्या कहा जाता है? तो चिकनकारी कहा जाता है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 67। विशेष रूप से पश्चिमी देशों के बच्चे जो बहुत कम धूप प्राप्त करते हैं वो किस बीमारी से पीड़ित होते हैं? तो साथियों, विशेष रूप से पश्चिमी देशों के जो बच्चे होते हैं बहुत कम धूप प्राप्त कर पाते हैं, तो वो किस बीमारी से पीड़ित होते हैं? तो वो रिकेट से पीड़ित हो जाते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 68 को। पादप में जाइलम
किस परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है? पादप में जाइलम की बात करें, जाइलम मतलब जल होता है, फ्लोएम मतलब भोजन। ओके, ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 69। निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकसभा सीटें सबसे अधिक है? तो साथियों किस राज्य में लोकसभा सीटें सबसे अधिक है? तो पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन है परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 70। दोस्त मेरे, आप लोग अपना स्कोर जरूर गिनती करते चलिएगा, लास्ट में स्कोर पूछेंगे। और आप भाई चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन करिएगा। आपकी एग्जाम के लिए हम लगातार तैयारी कराएंगे अच्छे लेवल की। ओके, भारत में निर्यात आयात बैंक की स्थापना कब की गई थी? भारत में निर्यात आयात बैंक की स्थापना कब की गई थी मेरे दोस्त? तो 1982 में, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 71 को। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित किया गया था? भारत का जो पहला उपग्रह आर्यभट्ट है कब प्रक्षेपित किया गया था? 1975 में किया गया था। ऑप्शन बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 72। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की है? सुभाष चंद्र बोस जी ने की। ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 73 को। इलाहाबाद वर्तमान प्रयागराज है, अभिलेख का संबंध किस गुप्त शासक से? इलाहाबाद अभिलेख का संबंध किस गुप्त शासक से है? तो समुद्रगुप्त से है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 74 को। निम्न में से कौन सा स्थल स्वरूप हिमनद से संबंधित नहीं है? कौन सा स्थल स्वरूप हिमनद से संबंधित नहीं है? तो भी आकार की घाटी है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 75। डैश उत्तर प्रदेश का एक छोटा शहर सजावटी लाल मिट्टी के बर्तनों के लिए जाना जाता है। उत्तर प्रदेश का एक छोटा शहर है जो कि सजावटी लाल मिट्टी के बर्तनों के लिए जाना जाता है, उसका नाम क्या है? तो चुनार है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए देखिए अगला सवाल को हल किया जाए। 76 को। पुष्प के किस हिस्से में पराग का उत्पादन होता है? तो साथियों पुष्प के किस हिस्से में पराग का उत्पादन होता है? तो पराग कोश में होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 77 को। चित्रकला की निम्नलिखित में से कौन सी शैली महाराष्ट्र की है? चित्रकला की कौन सी शैली महाराष्ट्र की है? तो वारली चित्रकला है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 78 को। सिल्वर फाइबर क्रांति किससे संबंधित है? सिल्वर फाइबर क्रांति किससे संबंधित है? तो ये कपास से संबंधित है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 79 को। निम्नलिखित में से कौन कत्था का प्रतिपादक नहीं है? जैसे शंभू महाराज है, बिल्कुल अच्छी तरीके से आप सभी को मालूम होगा। ओके, बिरजू महाराज जी हैं, सितारा देवी, लेकिन किशन महाराज जी ये कत्थक के प्रतिपादक नहीं है। तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 80 को। वायसराय के कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन थे? वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय इनमें से कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी थे। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 81 को। राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? तो ये 2008 में किया गया था। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 82 को। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में विदेशी पूंजी की प्रवाह की विधि है? भारत में विदेशी पूंजी के प्रवाह की विधि इनमें से कौन सी है? तो एफडीआई है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 83 को। फतेहपुर सीकरी शहर की स्थापना इनमें से किस मुगल शासक ने की थी? फतेहपुर सीकरी शहर की स्थापना किस मुगल शासक ने की थी? तो अकबर ने की थी। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 84 को। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है? भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है? तो अनुच्छेद 352 है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 85 को। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायसराय से होती है? तो साथियों इनमें से कौन सी बीमारी वायरस से होती है? भाई वायसराय हम पढ़े, वायरस से कौन सी इनमें से बीमारी होती है बताएंगे आप लोग? तो पोलियो वायरस होती है। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 86 को। छत्रपति शिवाजी का जन्म किस किले में हुआ था? छत्रपति शिवाजी का जन्म
किस किले में हुआ था? किले की बात कर रहा है तो सियूनेरी के किले में हुआ था। ओके, ऑप्शन बी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 87 को, वह पहला देश कौन था जिसके साथ भारत ने राजनयिक संबंध स्थापित किए? वह पहला देश कौन था जिसके साथ भारत ने राजनयिक संबंध स्थापित किए थे? तो ऑस्ट्रेलियाई देश के साथ। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 88 को, निम्नलिखित में से कौन सी यूरोपीय संघ की आधिकारिक मुद्रा है? कौन सी यूरोपीय संघ की आधिकारिक मुद्रा है? तो यूरो है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 89, अकबर ने फरजंद की उपाधि किसे दी थी? अकबर ने फरजंद की उपाधि किसे दी थी? राजा मानसिंह को दी थी। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को हल करिए, क्वेश्चन नंबर 90 को, प्रारंभिक वैदिक काल में निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर दासराग युद्ध लड़ा गया था? तो साथियों, प्रारंभिक वैदिक काल में किस नदी के तट पर दासराग युद्ध लड़ा गया था? तो परशुड़ी नदी पर लड़ा गया था। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 91, लास्ट फाइनली 10 क्वेश्चन पे हम लोग बचे हैं, तो अपना स्कोर भाई तैयार रखिएगा। ओके, भारतीय राजभाषा अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया? भारतीय राजभाषा अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो 1963 में। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को हल करिए आ जाए, क्वेश्चन नंबर 92 को, अकबर ने किस क्षेत्र की विजय को यादगार बनाने के लिए बुलंद दरवाजा का निर्माण किया? अकबर ने किस क्षेत्र की विजय को यादगार बनाने के लिए बुलंद दरवाजा का निर्माण किया था? तो गुजरात राज्य का। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 93 को, राज्यसभा में कितनी सीटें उत्तर प्रदेश से हैं? राज्यसभा में कितनी सीटें उत्तर प्रदेश से हैं? तो केवल 31 सीटें। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 94 को, उत्तर प्रदेश की चौरी चौरा में भीड़ हिंसा के बाद किस आंदोलन को अचानक स्थगित कर दिया गया था? उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में भीड़ हिंसा के बाद किस आंदोलन को अचानक स्थगित कर दिया गया था? तो असहयोग आंदोलन के। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 95 को, निम्नलिखित में से कौन सा बांध नर्मदा नदी पर बनाया गया है? कौन सा बांध नर्मदा नदी पर बनाया गया है? तो सरदार सरोवर। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 96 को, विधवाओं को पुनर्विवाह की अनुमति देने वाला कानून हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो साथियों, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? सभी बताएंगे। तो 1856 में। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 97 को, उत्तर प्रदेश में किस स्थल को रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है? तो साथियों, उत्तर प्रदेश में किस स्थल को रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है? तो पार्वती अर्गा को। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 98 को, नीरज चोपड़ा निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़े हैं? नीरज चोपड़ा किस खेल से जुड़े हैं? तो भाला फेंक से जुड़े हैं। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 99 को, किसके दरबारी कवि और मंत्री हरिशरण ने इलाहाबाद स्तंभ लेख या प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी? तो साथियों, किसके दरबारी कवि और मंत्री हरिशरण ने इलाहाबाद स्तंभ लेख या प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी? तो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि और मंत्री हरिशरण ने इलाहाबाद स्तंभ लेख या प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। ऑप्शन है परफेक्ट आंसर है। चलिए दोस्त मेरे, लास्ट 100 सवाल। औद्योगिक नीति संकल्प 1956 के अनुसार भारत में उद्योगों को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था? औद्योगिक नीति संकल्प 1956 के अनुसार भारत में उद्योगों को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था? तो पूरे 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया। ऑप्शन सी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों, फाइनली 100 सवाल पूरा हो गया। बताइए कि जीके के पहले प्रैक्टिस सेट में आप सभी कितना स्कोर बना। तो साथियों, उम्मीद करूंगा आपको हर एक प्रश्न का उत्तर अच्छे तरीके से याद हुआ होगा, मालूम हुआ होगा। अब बताएंगे आप लोग का कितना टारगेट पूरा हुआ। पहला ये तरीके मान के टेस्ट आपका चलेगा डेली क्लास से, सभी बताएंगे। तो साथियों, उम्मीद करूंगा आपको हर एक प्रश्न बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आएंगे। यदि आपको किसी भी प्रश्न पे डाउट है तो दोस्त मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आप डेली क्लास करेंगे, तैयारी अपनी स्टार्ट कर दीजिए। यदि आपका टारगेट है भाई यूपी होमगार्ड एग्जाम, तो आप जरूर तैयारी स्टार्ट करिए, डेली क्लास करिए,
सुबह आपको क्लास 11 बजे मिलेगी, सुबह 11 बजे आप सभी को क्लास मिलेगी। ओके, इसी यूट्यूब चैनल पे आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करिए। तो चलिए इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते, मिलते हैं एक और नए क्लास के साथ। आप सभी को जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।